वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरोद प्रयागराज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्मोडायनेमिक्स में थियरी ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑफ गैस हमने पीछे वीडियो में जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑफ गैस की डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन को आपको समझाया था, स्टेटमेंट बताया था जूल थॉमसन एक्सपेंशन के लिए या जूल थॉमसन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या स्टेटमेंट जूल थॉमसन ने दिया था, क्या एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में बताया था। उसी का जूल थॉमसन एक्सपेंशन की आज हम थियरी बताएंगे कि थियरी में जैसे हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन में ये पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जूल और केल्विन नाम के दो वैज्ञानिक थे। जूल और केल्विन ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब हम किसी भी रियल गैस को उच्च दाब क्षेत्र यानी हायर प्रेशर रीजन पे कंप्रेस करते हैं और गैस को एडियाबैटिक प्रोसेस में हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करते हैं थ्रू ए पोरस प्लग यानी एक छिद्रयुक्त ट्यूब जो कि ऊन से बना होता है। पोरस प्लग के माध्यम से जब हम किसी रियल गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिकली, तो गैस के ताप में यानी गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज्ड यानी टेम्परेचर जो गैस का टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, गैस के ताप में परिवर्तन होता है। और मोस्ट ऑफ द गैस शोविंग द कूलिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी सामान्य ताप पर मैक्सिमम गैसें क्या होती हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसें सामान्य ताप पर कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। केवल हाइड्रोजन और हीलियम सामान्य ताप पर हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कहा गया कि जब हम किसी भी वास्तविक गैस को रियल गैस को कंसीडर करते हैं, उसको उच्च दाब क्षेत्र से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक पोरस प्लग के माध्यम से एक पोरस प्लग से होके हायर प्रेशर रीजन से गैस को लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंडीशन में, तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। इसी गैस के टेम्परेचर में होने वाले चेंजिंग को ही हम कहते हैं गैस टेम्परेचर में होने वाले चेंजिंग को, गैस के टेम्परेचर में होने वाला जो परिवर्तन है, इसको प्राप्त किया जूल और थॉमसन ने, जूल और केल्विन ने। केल्विन को थॉमसन को ही हम केल्विन के नाम से भी जानते हैं, जूल केल्विन या कह सकते हैं जूल थॉमसन ने इसी यानी कि इफ़ेक्ट को, इसी पे चेंज को, टेम्परेचर चेंज को फाइंड किया। इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट या जूल केल्विन इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हमने आपको उसकी थियरी के बारे में बताया था कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हमने देखा था कि हमने आपको दिखाया कि जूल थॉमसन अंडर एक क्वेश्चन हमको मिलता है कि प्रूव दैट द एंथैल्पी इज कांस्टेंट अंडर द जूल थॉमसन एक्सपेंशन, यानी जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान जो है एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कस करके दिखाया था। तो आज हम उसी टेम्परेचर चेंज के बारे में बताएंगे। जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पोरस प्लग के माध्यम से गुजारते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो गैस के टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, उसी को हम आज यहाँ आपको डिफाइन करेंगे, आज उसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, एक वेजल कंसीडर कर लेते हैं, एक वेजल कंसीडर करते हैं, एक वेजल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। वेजल कंसीडर करते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक रीजन है, यहाँ हम मानते ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, हम इसको मानते हैं पिस्टन हमारा सी है। और यहाँ हम एक पोरस प्लग लगाते हैं, पोरस प्लग हमारा होता है जिसको हम छिद्रयुक्त ट्यूब कहते हैं। ये वूल से या कॉटन से बना होता है, इसमें छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी ट्यूब होता है, पोरस प्लग के माध्यम से यहाँ से हम गुजारते हैं गैस को। ये देखिए हमारा मान लेते हैं कंपार्टमेंट ए है, लेफ़्ट कंपार्टमेंट, ये हमारा कंपार्टमेंट डी है।
ये हम मान लेते पिस्टन हमारा है डी, ये हमारा कंपार्टमेंट बी हो गया, ठीक है। ये हमारा जो वेज़ल है, ये इसकी जो दीवारें हैं वो क्या हैं, ये इसके साथ ही पिस्टन के साथ साथ ये सब ये दीवारें इसकी क्या हैं, इंसुलेटेड हैं, यानी किसी भी प्रकार की हीट यहाँ सिस्टम की अंदर से न तो बाहर आएगी, न ही बाहर की हीट अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं इंसुलेटेड वेज़ल यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। और ये हमारा जो है, ये हमारा है पोरस प्लग, ये हमारा पोरस प्लग है, ये हमारा पिस्टन है, हम इस पोरस प्लग को मान लेते हैं पी, ठीक है। ये हायर प्रेशर रीजन में हम यहाँ मानते हैं कि इसका प्रेशर इनिशियल स्टेट में जब हम गैस को लेते हैं जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान, तो हम मानते हैं कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में हम गैस को क्या लेते हैं, हायर प्रेशर रीजन से गैस को लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करते हैं, तो इसको गैस को कॉम्प्रेस्ड करते हैं हम हायर प्रेशर पे P1, और मानते हैं कि उसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर हमारा T1 है। और इसी प्रकार से जब कंपार्टमेंट बी में हमारा गैस जाती है, गैस हमारी कंपार्टमेंट बी में होती है, तो उसका प्रेशर हम मान लेते हैं P2, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर हमारा T2 हो जाता है। प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर हमारा T2 हो जाता है। यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, प्रेशर हमारा P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 होता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ थियरी में हमने आपको इसको बताया था, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड through a porous plug in adiabatic condition from a constant higher pressure region to a lower pressure region, then the temperature of gas is changed, and this effect is known as the Joule-Thomson effect or Joule-Kelvin effect। यानी जब भी हम किसी भी गैस को when a real gas is allowed to expand, जब हम किसी रियल गैस को एक्सपैंड करने के लिए अलाउ करते हैं, एक्सपैंड करते हैं थ्रू ए पोरस प्लग, एक पोरस प्लग के माध्यम से इन एडियाबैटिक कंडीशन में, यानी किसी भी प्रकार की हीट न तो सिस्टम के अंदर जा सकती है, न किसी प्रकार की हीट सिस्टम से बाहर आ सकती है, समझ रहे ना। यानी एडियाबैटिक कंडीशन में जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर अलाउ करते हैं तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। यही इफेक्ट जूल थॉम्सन इफेक्ट कहा जाता है या जूल केल्विन इफेक्ट कहा जाता है। तो इसकी थियरी हमको आज पढ़नी है। थियरी में हम ये दिखाएंगे आपको कि जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गुजारते हैं तो गैस के ताप में कितना परिवर्तन होता है, गैस में जो टेम्परेचर में चेंजिंग होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, या उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी हमको प्राप्त होगी, ये हम आपको थियरी में आज दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब गैस हमारा इनिशियल स्टेट में होता है, यानी इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट, when the gas is in left compartment, then their initial pressure, temperature and volume is P1, V1 and T1। यानी जब गैस हमारी इनिशियल स्टेट में यानी कंपार्टमेंट ए में होती है, लेफ्ट कंपार्टमेंट में होती है, तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि P1, V1 और T1 है। आफ्टर सफरिंग थ्रू ए पोरस प्लग, आफ्टर सफरिंग थ्रू ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब है कि पोरस प्लग के माध्यम से जब एडियाबैटिकली गैस को एक्सपांड करते हैं तो इसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर सफरिंग एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रू ए पोरस प्लग, the temperature of gas is changed and the gas stayed in the final state, and the gas in the final state, here the temperature, pressure and volume of gas is P2, V2 and T2 या T2, V2 and P2, ठीक ना। यानी हम कहते हैं कि जब गैस हमारी इनिशियल स्टेट में होती है, कंपार्टमेंट लेफ्ट कंपार्टमेंट में होती है, तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 होता है। आफ्टर सफरिंग थ्रू ए एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग थ्रू ए पोरस प्लग, यानी कि पोरस प्लग के माध्यम से गुजरने के बाद द फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इन फाइनल स्टेट इज P2, V2 एंड T2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हैं लेट
let the initial state of 1 mole of a real gas, let the initial state of 1 mole of a real gas when the gas in left compartment A, when the gas in left compartment A, B, P1, V1 and T1, P1, V1, T1 after suffering, या हम लिख सकते हैं आफ्टर पासिंग एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग through a porous plug, the final state of gas when the gas in right compartment B, P2, V2 and T2, the right compartment B, P2, V2 and T2. हमने माना let the initial state of 1 mole of a real gas when the gas in left compartment A, B, P1, V1 and T1. हमने यहाँ से मान लिया कि जो इसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, हमने मान लिया लेट द इनिशियल स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए रियल गैस। एक रियल गैस हमने कंसीडर किया जिसका 1 मोल हमने लिया हुआ है। इसका इनिशियल स्टेट जब गैस हमारी लेफ्ट कंपार्टमेंट में होती है तो उस कंडीशन में इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 होता है। आफ्टर पासिंग एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग यानी एडियाबैटिक कंडीशन से गुजरने के बाद थ्रू ए पोरस प्लग, एक पोरस प्लग से एडियाबैटिक प्रोसेस में एक पोरस प्लग से जब गैस हमारी गुजरती है तो आगे हमने लिखा द फाइनल स्टेट ऑफ गैस का फाइनल स्टेट, यानी फाइनल स्टेट कब होगा, व्हेन द गैस इन राइट कंपार्टमेंट, जब गैस हमारी पूरी की पूरी गैस क्या होगी, राइट कंपार्टमेंट में यानी कि इस कंपार्टमेंट बी में आ जाएगी तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तब उसका फाइनल स्टेट क्या होता है, P2, V2 और T2 होता है। यानी इनिशियल स्टेट में हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनिशियल स्टेट हमारा जो गैस का स्टेट होता है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की सहायता से हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इनिशियल स्टेट में गैस जब हमारी होती है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 होता है। और जब एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से गैस गुजरती है और कंपार्टमेंट बी में, राइट कंपार्टमेंट में गैस पहुँचती है तो फाइनल स्टेट में उसका पोजीशन जो होता है, फाइनल स्टेट उसका P2, V2, T2, यानी फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 से बदल के P2, V2, T2 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ से नेट एक्सटर्नल वर्क डन, हमने पीछे थियरी में आपको पिछले वीडियो में कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी जब पढ़ाया था तो उसमें हमने नेट वर्क डन आपको दिखाया था कि जब किसी गैस को हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। इसमें जब हमने आपको बताया था कि जब कोई गैस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, दो कंपार्टमेंट यानी कि कांस्टेंट हायर प्रेशर से कांस्टेंट लोअर प्रेशर में गैस को हम गुजारते हैं, अलाउ करते हैं, एक्सपैंड करते हैं तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। जब किसी पोरस प्लग के माध्यम से गैस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में जाती है तब, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। तो उसी दौरान हमने आपको कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी प्रूफ कराई थी कि इस दौरान जब जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में हम किसी भी गैस को उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र के बीच में, यानी गैस को उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र पे कांस्टेंट हायर प्रेशर से कांस्टेंट लोअर प्रेशर की ओर ले जाते हैं तो गैस की जो एंथैल्पी होती है वो इनिशियल स्टेट यानी कांस्टेंट हायर प्रेशर पे जो एंथैल्पी होती है वही कांस्टेंट लोअर प्रेशर पे भी एंथैल्पी होती है। यानी एंथैल्पी गैस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में इक्वल होती है, बराबर होती है, कांस्टेंट होती है।
ठीक है, ऐसा हमने प्रूफ करके दिखाया था। तो वहाँ जब हम प्रूफ कर रहे थे तो हमने वर्क डन निकाला था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले जब इनिशियल स्टेट से गैस को फाइनल स्टेट में ले जाएंगे, यानी हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपैंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पिस्टन सी को कॉम्प्रेस करेंगे। जब पिस्टन सी को हम कॉम्प्रेस करेंगे यानी पुश करेंगे, आगे की ओर पुश करेंगे, तो गैस क्या होगी, गैस तो यहाँ क्या है कांस्टेंट हायर प्रेशर पे पिस्टन सी को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। जब पिस्टन सी को हम पुश करेंगे तो यहाँ कुछ यहाँ देखते हैं, पहले पिस्टन हमारा कहाँ था, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है पिस्टन हमारा यहाँ था। जब हम पिस्टन को पुश करते हैं तो पिस्टन हमारा क्या होता है, इतना पुश होता है, पुश होने पे गैस का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है, गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है P1 पे, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, तो हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। जब हम कंपार्टमेंट यानी कि पिस्टन सी को पुश करते हैं तो कंपार्टमेंट ए में गैस पर किया गया कार्य, यानी कि हम यहाँ पिस्टन को पुश कर रहे हैं, पिस्टन को पुश कर रहे हैं तो गैस कॉम्प्रेस्ड होगी, गैस को पिस्टन क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा। यानी कहने का मतलब वर्क डन हमारा किसके द्वारा हो रहा है, पिस्टन के द्वारा हो रहा है। किस पर हो रहा है, गैस पे। तो वर्क डन ऑन द गैस जब हम कंसीडर करेंगे इन द कंपार्टमेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज के हम जानते हैं वर्क डन होता है हमारा क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज के इक्विवेलेंट होता है PdV के बराबर होता है। जब यहाँ कंसीडर करेंगे कंपार्टमेंट ए में तो प्रेशर हमारा कितना है, P1 है, वॉल्यूम कितना है, V1 है। तो यहाँ हमारा वर्क डन हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में वर्क डन हमको मिल जाएगा W1 = P1 V1 के हो जाएगा, ठीक। लेकिन किस पे होगा, वर्क डन ऑन द गैस होगा, क्योंकि हम पिस्टन को यहाँ पुश करते हैं। पिस्टन क्या करता है, गैस को आगे की ओर अलाउ करता है, ठीक ना। तो पिस्टन गैस को कंप्रेस करता है नहीं, वर्क डन कहाँ पे होगा, गैस पर होगा। किसके द्वारा होगा, पिस्टन के द्वारा होगा। तो वर्क डन ऑन द गैस निकालेंगे, W1 की वैल्यू आ जाएगी P1 V1 के बराबर। जब गैस हमारी टोटली कंपार्टमेंट बी में आ जाएगी तो कंपार्टमेंट बी में हमने देखा कि उसका प्रेशर हम यहाँ फिक्स रखते हैं। पिस्टन का जो प्रेशर है, पिस्टन का प्रेशर लोअर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे P2 पे फिक्स होता है, यानी कॉन्स्टेंट लोअर प्रेशर P2 पे फिक्स होता है। तो जब पिस्टन हमारा कंपार्टमेंट बी में आ जाता है तब हम वर्क डन यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ क्या है, गैस जब यहाँ से आएगी कंपार्टमेंट बी में आएगी पोरस प्लग के माध्यम से, तो गैस क्या करेगी, गैस यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, पिस्टन का प्रेशर बहुत ही लो है, कांस्टेंट लो प्रेशर पे, कांस्टेंट लोअर प्रेशर P2 पे पिस्टन हमारा फिक्स होता है। तो पिस्टन यहाँ डॉटेड लाइन पे होता है। जब गैस के यहाँ कंपार्टमेंट बी में आती है तो पिस्टन को क्या करती है, पीछे की ओर धकेलती है, यानी गैस पिस्टन को पुश करती है। तो जब गैस पिस्टन को पुश करती है तो जिसके कारण उसका वॉल्यूम चेंज होता है। फाइनल वॉल्यूम गैस का होता है V2, फाइनल वॉल्यूम गैस का कंपार्टमेंट बी में फाइनल वॉल्यूम उसका गैस का होता है V2। और हमारा पिस्टन क्या है, पिस्टन को गैस पीछे की ओर धकेलती है, यानी वर्क कौन करेगा, गैस करेगी। यानी गैस क्या होती है, गैस डिस्प्लेस करती है और पिस्टन को पीछे डिस्प्लेस कर देती है। यानी वर्क डन किसके द्वारा होगा, गैस के द्वारा होगा। तो वर्क डन बाय द गैस इन द कंपार्टमेंट बी जब हम निकालेंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होगा। तो कंपार्टमेंट बी में प्रेशर हमारा लोअर कांस्टेंट प्रेशर P2 है और वॉल्यूम हमारा फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा W2 = P2 V2 के। तो जब नेट एक्सटर्नल वर्क डन हम निकालेंगे तो नेट एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, जो कंपार्टमेंट ए में वर्क डन हुआ है थ्रू ए होल प्रोसेस, थ्रू ए कंप्लीट प्रोसेस, जब हम नेट एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन के बीच का पूरा वर्क डन निकालेंगे तो कंपार्टमेंट ए के वर्क डन और कंपार्टमेंट बी के वर्क डन को ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ ऐड करेंगे W1 + W2 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कंपार्टमेंट ए में जो वर्क डन हमको फाइंड होगा, नेट वर्क डन जब निकालेंगे तो कंपार्टमेंट ए में जो वर्क डन फाइंड होगा, वर्क डन ऑन द गैस है इसलिए माइनस साइन हो जाएगा, और ये वर्क डन बाय द गैस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी W2 - W1 के बराबर। नेट एक्सटर्नल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो W2 - W1 के बराबर आएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम नेट एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो देखेंगे यहाँ से, तो जब हम गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाते हैं 1 मोल गैस को, तो वर्क डन कितना होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 10। द नेट एक्सटर्नल वर्क डन, नेट एक्सटर्नल वर्क डन, नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इन ए कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ लिख देंगे इन द एक्सपेंशन इज, इन द एक्सपेंशन इज हो जाएगा DW = हो जाएगा W2 - W1, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा DW = P2 V2 - P1 V1। इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1, P2 V2 - P1 V1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम यहाँ से मान लेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन है इसलिए WE कर लेंगे, DWE, ठीक है। DW = हो जाएगा P2 V2 - P1 V1 के बराबर। अब हम यहाँ जानते हैं कि रियल गैस हमने कंसीडर किया, तो रियल गैस किस इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो हम लिख सकते हैं द रियल गैस ओबेज
द रियल गैस obeys द van der Waals इक्वेशन, द रियल गैस obeys van der Waals इक्वेशन। तो van der Waals इक्वेशन होता है P प्लस ए अपान भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल वर्क डन हमको मिल जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। हमने माना कि द रियल गैस ओबेज, क्योंकि हमने रियल गैस कंसीडर किया है, द रियल गैस ओबेज द van der Waals इक्वेशन। वैल्यू हो जाएगी पी प्लस ए अपान van der Waals इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो van der Waals इक्वेशन हमारा होता है पी प्लस ए अपान भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक्सटर्नल वर्क डन तो हमको मिल गया, लेकिन जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरनल वर्क डन भी हमको फाइंड होता है। इंटरनल वर्क डन क्यों फाइंड होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि द इंटरनल प्रेशर ड्यू टू इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ए अपान भी स्क्वायर। क्योंकि जब गैस के मालिक्यूल्स यहाँ रहेंगे तो गैस के मालिक्यूल क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन की स्टेट में होते हैं, यानी कि लगातार गति की अवस्था में होते हैं। गति की अवस्था में जब होंगे तो वो क्या करेंगे? जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया, जो सिस्टम कंसीडर, उसके दीवारों पे, उसके वाल्स पे टक्कर करते हैं। तो टक्कर करेंगे तो जब ये पोरस प्लग के माध्यम से गुजरते हैं, पोरस प्लग के माध्यम से गुजरेंगे, जब हम पिस्टन सी को पुश करेंगे और गैस हमारी पोरस प्लग के माध्यम से गुजरेगी, तो गैस जब यहाँ पोरस प्लग के माध्यम से गुजरेगी तो कुछ गैस के मालिक्यूल्स क्या होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी मालिक्यूल्स या एवरी बॉडी अट्रैक्ट द एवरी इन अदर बॉडी, यानी प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी प्रकार से जो गैस के मालिक्यूल हैं, प्रत्येक मालिक्यूल प्रत्येक दूसरे मालिक्यूल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हमको पढ़ाया गया है, हमको बताया गया है कि द इंट्रामालिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मालिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल क्यों मानते हैं? नेग्लेजिबल हम इसलिए मानते हैं कि जैसे हम मानते हैं ये कोई हमारा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम में मालिक्यूल्स हमारे इस प्रकार से होते हैं, गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। अब यहाँ ये गैस का मालिक्यूल अगर हम कंसीडर करें तो इसके ऊपर इस मालिक्यूल्स के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस मालिक्यूल्स के द्वारा, इस मालिक्यूल्स के द्वारा। तो जितना ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो नेट अट्रैक्शन क्या होता है? निग्लेजिबल, यानी जीरो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम गैस को कॉम्प्रेस करेंगे, गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो गैस क्या होगी? जैसे गैस को कॉम्प्रेस्ड करती है तो गैस इतने में हो जाएगी, ठीक। अब गैस को जब आप कंप्रेस करेंगे, हायर प्रेशर रीजन में जब गैस को रखेंगे, हायर प्रेशर रीजन में जब गैस होगी हमारी, तो गैस क्या होगा? गैस का प्रेशर जो होगा, गैस के मालिक्यूल्स जब हायर प्रेशर रीजन में होंगे तो गैस के मालिक्यूल्स क्या होंगे? उनको मूव करने के लिए जो स्पेस होता है वो कम हो जाएगा। स्पेस कम होगा तो गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से टक्कर करेंगे, एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा? गैस के मालिक्यूल जब दीवार के समीप जाएंगे, वाल्स के समीप जाएंगे, तो जैसे ये मालिक्यूल्स हमारा मानते हैं कि हायर प्रेशर रीजन में हम कंसिडर करेंगे, तो ये मालिक्यूल्स यहाँ है, यहाँ है, तो इसके पीछे एक मालिक्यूल है, ठीक ना, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितने फोर्स से यहाँ इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन है, तो जितने फोर्स से इसको दीवार में यहाँ टक्कर करना चाहिए उतने फोर्स से टक्कर नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर इस मालिक्यूल्स के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स यानी इसको पीछे की ओर पुल करेगा, जब पीछे की ओर खींचेगा तो ये इसका प्रेशर क्या करेगा? कम कर देगा। इस प्रकार से तो गैस क्या होगा? जब गैस यहाँ से पोरस प्लग के माध्यम से गुजरेगी तो कुछ मालिक्यूल्स क्या होंगे? गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण एक इंटरनल प्रेशर, एक इनिशियल इंटरनल प्रेशर, एक आंतरिक प्रेशर जो कि गैस के मालिक्यूल्स के बीच में होगा, जिसके कारण गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि द इंटरनल प्रेशर ड्यू टू इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ए अपान भी स्क्वायर। गैस के मालिक्यूल्स में जब हायर प्रेशर रीजन में गैस को कंसीडर करेंगे तो गैस के मालिक्यूल्स के बीच में क्या है? इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एक लगेगा। इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक इंटरनल प्रेशर वर्क करेगा, जिसकी वैल्यू ए अपान भी स्क्वायर के बराबर होगी, जिसके कारण गैस के मालिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच के सेपरेशन में क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। गैस का मालिक्यूल के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो गैस के मालिक्यूल्स के बीच की जब दूरी बढ़ेगी तो हमने यहाँ लिखा है दस व्हेन द गैस पासेज थ्रू पोरस प्लग, यानी जब गैस पोरस प्लग से गुजरेगी, इट स्ट्रेचेज, यानी ये पीछे की ओर खींची जाएगी, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे गैस के मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। इट स्ट्रेचेज आउट विच इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मालिक्यूल्स, यानी जो कि अणुओं के बीच के दूरी को, सेपरेशन को इंक्रीज करेगा। एंड द गैस हैज़ टू एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द मालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो गैस क्या होगी? गैस एक एक्सटर्नल वर्क करेगी, जो एक्सटर्नल वर्क डन हमको यहाँ मिलता है P2 V2 माइनस P1 V1,
जब गैस हमारी पोरस प्लग के माध्यम से कंपार्टमेंट ए से बी में जाती है तो जो नेट एक्सटर्नल वर्क डन हमको फाइंड होता है वो P2V2 माइनस P1 V1 के इक्वल प्राप्त होता है। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा, ये गैस जो एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करती है, ये किसके अगेंस्ट फाइंड करेगी? इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट फाइंड करेगी। और यही मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल वर्क डन हमको होगा, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल वर्क डन। यही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, जिसके कारण यानी कहने का जिसके अगेंस्ट ये वर्क यानी जिस फोर्स के कहने का मतलब यहाँ हमने लिखा है एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेगी वही इसका इंटरनल वर्क डन कहा जाएगा। तो इंटरनल वर्क डन हमको कितना मिलेगा? इंटरनल वर्क डन जब निकालेंगे तो इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरनल वर्क डन निकालेंगे तो इंटरनल वर्क डन हमको मिलेगा किसके कारण? इस इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण, जो इंटरनल प्रेशर है इसके कारण। तो इंटरनल प्रेशर के कारण जो हमको इंटरनल वर्क डन फाइंड होगा उसको हम निकाल लेंगे। और ये फाइंड कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? जब हमारी गैस पोरस प्लग के माध्यम से वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 की ओर अग्रसर होगी, एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम V1 से V2 की ओर जाएगी, तो एक इंटरनल वर्क डन फाइंड हमको होगा जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हमको फाइंड होगा उसी को हम इंटरनल वर्क डन कहेंगे, जो कि इंटरनल प्रेशर के कारण फाइंड होगा। तो DWI इज इक्वल टू हो जाएगा A/V²। ये हमारा इंटरनल प्रेशर है। ये हमको कैसे मिला? अगर हमको ये जानना है तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके कारण है? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड किन बातों पे करेगा? डिपेंड इन बातों पे करेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्रॉस करेगा तो इसको ये मॉलिक्यूल पीछे की ओर खींचेगा, तो यहाँ पर सेकंड जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ क्रॉस कर रहे हैं उनकी संख्या पे, प्लस पर सेकंड जितने मॉलिक्यूल्स उसको पीछे की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता है, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो पर सेकंड यहाँ पोरस प्लग के माध्यम से गुजर रहे हैं, पोरस प्लग के माध्यम से पास कर रहे हैं पर सेकंड, यानी कि कहने का मतलब दीवार के समीप जा रहे हैं, पोरस प्लग के माध्यम से यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा उनकी डेंसिटी पे, डेंसिटी पे निर्भर करेगा। डेंसिटी की डिपेंड किस पे करती है? हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी डिपेंड करेगी वॉल्यूम पे। तो D प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/V, D प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/V फॉर विच मॉलिक्यूल क्रॉस द पोरस प्लग, एंड D प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा किसके लिए? फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच अट्रैक्ट द क्रॉसिंग मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या डिपेंड करेगी उनके डेंसिटी पे। D प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल्स पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करेगी, D प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स D प्रोपोर्शनल टू 1/V² के, I इक्वल D इक्वल टू हम कह सकते हैं A/V² के, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यही हमारा इंटरनल प्रेशर का वर्क करेगा। तो हमने यहाँ लिखा द इंटरनल प्रेशर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज A/V², यानी जो इंटरनल प्रेशर होगा वो इसी इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण होगा, जो कि उन मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करेगी जो पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं, और उन मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करेगी जो पर सेकंड उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर खींच रहे हैं, ठीक ना, उसको उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा, दोनों की संख्या 1/V² पे डिपेंड करेगी। तो इंटरनल प्रेशर जो होगा वो A/V² के इक्विवेलेंट होगा। इस प्रकार से हम इंटरेक्शन फोर्स यानी कहने का मतलब इंटरनल प्रेशर निकालते हैं। तो इस इंटरनल प्रेशर के कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, और सेपरेशन जब बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा है विच इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द गैस हैज़ टू डू एक्सटर्नल वर्क। गैस एक्सटर्नल वर्क करेगी किसके अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा इसी को हम इंटरनल वर्क डन कहेंगे। इंटरनल वर्क डन बाई गैस, दैट इज करके हमने लिखा DWI इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल प्रेशर के कारण किया गया कार्य, इंटरनल प्रेशर के अगेंस्ट किया गया कार्य कितना है? A/V² इंटू DV के बराबर होगा। और वॉल्यूम हमारा चेंज कहाँ से होता है? V1 से V2, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल के बीच में इंटरनल वर्क डन हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा A/V² को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी -A/V के, V1 टू V2 लिमिट आप लगाएंगे तो वैल्यू हमको DWI इज इक्वल टू मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा देखिए -A/V2 और माइनस माइनस हो जाएगा +A/V1 के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा DWI इज इक्वल टू हो जाएगा A/V1 माइनस A/V2 के, ठीक है, A/V2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3 के, इक्वेशन नंबर यहाँ से हमको मिल जाएगा 3।
ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो हमको इंटरनल वर्क डन मिल गया, एक्सटर्नल वर्क डन। नेट वर्क डन कितना होता है तो हम यहाँ लिखेंगे द नेट वर्क डन, या यहाँ लिख सकते हैं 10 द टोटल वर्क डन, 10 द टोटल वर्क डन, 10 द टोटल वर्क डन बाय रियल गैस, 10 द टोटल वर्क डन बाय रियल गैस इन जूल केल्विन एक्सपेंशन, इन जूल केल्विन एक्सपेंशन इज, हो जाएगा यहाँ से dW इज इक्वल टू होगा dWi प्लस dWe, यानी इंटरनल वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन हमको मिल गया है इतना, एक्सटर्नल हमको मिला है P1 P2 V2 मिला है ना, हाँ P2 V2 माइनस P1 V1 इंटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A/V1 माइनस A/V2 के, A/V1 हो जाएगा, A/V2 इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे 4। अब यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नेट वर्क डन हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा बाय रियल गैस इन जूल केल्विन एक्सपेंशन। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे इंटरनल वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू है P2 V2 माइनस P1 V1। इंटरनल वर्क डन हमारा हो जाएगा A/V1 माइनस A/V2 के, यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, हमको नेट वर्क डन मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 4 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने माना है वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, तो वान डर वाल्स गैस इक्वेशन के आधार पर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, वान डर वाल्स गैस इक्वेशन हमारा है P प्लस A/V² V माइनस B इक्वल टू RT, P प्लस A/V² V माइनस B इज इक्वल टू RT के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कर सकते हैं PV प्लस A/V माइनस PB माइनस AB/V² इज इक्वल टू हो जाएगा RT के। PV प्लस A/V हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, PV हो जाएगा प्लस A/V माइनस PB माइनस AB/V² इज इक्वल टू RT के। यहाँ हम लिख सकते हैं निगलेक्टिंग सिंस A एंड B इज़ द कांस्टेंट एंड V इज़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन कंपेरिजन टू A एंड B। A और B की अपेक्षा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू बहुत ही कम है, ये बहुत अधिक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं निगलेक्टिंग द लास्ट टर्म, निगलेक्टिंग द लास्ट टर्म, निगलेक्टिंग द लास्ट टर्म AB/V² ऑन LHS वैल्यू हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगी वैल्यू PV प्लस A/V माइनस PB इज इक्वल टू हो जाएगा RT के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर लेंगे वैल्यू यहाँ से हो जाएगी PV प्लस A/V माइनस PB इज इक्वल टू हो जाएगा RT के, या इम्प्लाइज दैट PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT प्लस PB माइनस A/V के, RT प्लस PB हो जाएगा माइनस A/V के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कर सकते हैं PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस A/V प्लस PB के, माइनस A/V प्लस हो जाएगा PB के। तो यहाँ देखिए PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस A/V प्लस PB के, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे 5, ठीक। अब यहाँ से जैसे PV इज इक्वल टू हो गया RT माइनस A/V प्लस PB, तो हम यहाँ से अगर P1 V1 कंसीडर करें तो वैल्यू देखिए R हमारा कांस्टेंट है, A और B कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेंगे टेम्परेचर बदल सकता है। तो P1 V1 अगर हम यहाँ करें तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी RT1 माइनस A/V1 प्लस P1B। इसी प्रकार से P2 V2 करें तो वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो इम्प्लाइज दैट करके हम यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट P2 V2 माइनस P1 V1 अगर लिखें तो PV बराबर इतना है, तो P2 V2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी RT2 माइनस A/V2
ठीक है। RT2 माइनस ए अपान V2 प्लस P2B, और फिर यही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा RT1, P1 B1 है, RT1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस 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 ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा A अपान V1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस P1B के, ठीक। या इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ करें तो वैल्यू हो जाएगी, देखिए P2V2 माइनस P1V1 हो जाएगा। यहाँ देखिए RT2 और RT1 दिख रहा है, तो आपस में इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ से देखिए ऐसे आ जाएगी, ये इतना एक साथ हो जाएगा, ये इतना एक साथ हो जाएगा। देखिए RT हो जाएगा, ये प्लस हमने कर दिया तो माइनस से ब्रैकेट लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इनको आपस में अगर हम कॉमन करें तो RT2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस RT1 हो जाएगा, R कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा, R कॉमन करेंगे हो जाएगा T2 माइनस T1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस है तो A अपान A यहाँ से कॉमन हो सकता है, A यहाँ से कॉमन होगा, A कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2, ठीक है। एक सेकेंड, वन अपान V1 माइनस 1 अपान V2 हो जाएगा। या यहाँ से देखिए P2B है माइनस, ये प्लस P2B है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसमें करेंगे जब आप तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, देखिए P2 माइनस P1 हो जाएगा, B कॉमन हो जाएगा, यहाँ से प्लस B कॉमन हो जाएगा, B कॉमन करेंगे वैल्यू आ जाएगी P2 माइनस P1 के, वैल्यू आ जाएगी P2 माइनस P1 के। एम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 माइनस T1 के, और यहाँ है A तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा A 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2 प्लस हो जाएगा B P2 माइनस P1 के, B हो जाएगा P2 माइनस P1। इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेंगे 6, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको वैल्यू मिल जाती है P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 प्लस A 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2 प्लस B P2 माइनस P1 के। इक्वेशन नंबर यहाँ से हम मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। दस द नेट वर्क डन बाई द गैस अगर हम निकालें तो नेट वर्क डन हमारा होता है DW इज इक्वल टू DWE, यानी कि DWE प्लस DWI, यानी वैल्यू होती है DWE की एक्सटर्नल वर्क डन P2V2 माइनस P1V1, और DWI इंटरनल वर्क डन हमारा होता है A अपान V1 माइनस A अपान V2 के, ठीक। तो यहाँ से P2V2 माइनस P1V1 की वैल्यू जब नेट वर्क डन आप निकालेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू क्या है P2V2 माइनस P1V1, और P2V2 माइनस P1V1 की वैल्यू होती है RT2 माइनस T1 के प्लस A इंटू 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2 प्लस B P2 माइनस P1 हो गया, प्लस इंटरनल वर्क डन की वैल्यू होती है A अपान V1 माइनस A अपान V2, या ये कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2, ये और ये आपस में इक्वल है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी नेट वर्क डन DW इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 प्लस 2A 1 अपान V1 माइनस 1 अपान V2 प्लस B P2 माइनस P1 के। इक्वेशन नंबर इसको हम मान सकते हैं 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से 7 के। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाती है नेट वर्क डन की DW की वैल्यू हमको मिलती है। यहाँ अगर हम कंसीडर करें कि इफ़ द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और नॉट लार्ज, यानी हम कंसीडर करें कि जो गैस डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती है, वो बहुत ही लार्ज ना हो, तो हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे इफ़ द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज़ नॉट लार्ज, यानी बहुत अधिक समय तक डेविएट नहीं करती, इज़ नॉट लार्ज, वी एज्यूम दैट द
गैस अप्रॉक्सीमेटली ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। हम ऐसा कंसीडर कर लें कि यदि हमारी जो गैस है वो बहुत ज़्यादा देर तक डेविएट नहीं करती है आइडियल बिहेवियर से, इसलिए हम कंसीडर करें कि द गैस ओबेज वी एज्यूम द गैस अप्रॉक्सीमेटली ओबेज द गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी। जो गैस है वो पी वी इज इक्वल टू आर टी आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, फॉलो करती है। तो हमारा ये इक्वेशन कैसा होगा, ये हम आसानी से यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं इफ़ ऑफ गैस, if the deviation of gas from ideal behavior are not large, then we assume the gas approximately obeys the gas equation PV is equal to RT, approximately obeys the gas equation PV is equal to RT, then या लिख सकते हैं 10। हम यहाँ पी वी इक्वल टू आर टी कंसिडर करें या इम्प्लाइज दैट यहाँ से 10 कर सकते हैं। 10 1/V1 इज इक्वल टू P1/RT1 एंड 1/V2 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं P2/RT2 को। जैसे यहाँ v इज इक्वल टू अगर हम कंसीडर करें, v को इधर ले जाए तो हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू हो जाएगा P/RT। तो 1/V1 जब करेंगे तो P1/RT1 हो जाएगा, 1/V2 करेंगे तो P2/RT2 हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। देन फ्रॉम द नेट एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं 10। ये इक्वेशन नंबर हमने 7 माना है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा dW इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 है, R हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, प्लस 2A हो गया, 1/V1 है, वैल्यू हो जाएगी P1/RT1 के माइनस P2/RT2 के, ये हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा P2/RT2 के, या प्लस हो जाएगा B इंटू P2 माइनस P1 के। ठीक है, B इंटू हो जाएगा P2 माइनस P1 के, या यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इम्प्लाइज दैट dW इज इक्वल टू हो जाएगा R T2 माइनस T1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2A/R निकालेंगे, वैल्यू अंदर आ जाएगी P1/T1, ये हो जाएगा P1/T1 माइनस P2/T2, और प्लस हो जाएगा B इंटू P2 माइनस P1 के, B इंटू P2 माइनस P1 के। यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग द जूल केल्विन एक्सपेंसन। हम यहाँ मान सकते हैं कि ड्यूरिंग द जूल केल्विन एक्सपेंसन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ नॉट वेरी लार्ज। द सेकेंड टर्म यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो सेकेंड टर्म इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल, यानी द टेम्परेचर ऑफ सेकेंड टर्म राइट हैंड साइड इज इक्वल D1 इज इक्वल टू हम अप्रॉक्सीमेटली T2 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इफ़ इन suffering Joule Kelvin expansion, in suffering Joule Kelvin expansion, in suffering Joule Kelvin expansion, the change in temperature is not sufficiently large, या कह सकते हैं is not very large. The change in temperature
टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉट लार्ज, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन द सेकेंड टर्म in right hand side, then the second term in right hand side we assume, then the second term in right hand side हम यहाँ मान लेंगे we assume T1 is equal to T2 के, we assume T1 is equal to 10 यहाँ से हो जाएगा dW इज इक्वल टू हो जाएगा R T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में हमने T1 और T2 को इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2A अपान R, P1 माइनस P2 हो जाएगी T1 अपन T2, तो यहाँ 2A अपान R T1 कंसीडर कर लेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 2A अपान R T1, यहाँ आ जाएगा P1 माइनस P2 के, प्लस B हो जाएगा P2 माइनस P1 के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं आप dW इक्वल टू हो जाएगा R T2 माइनस T1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखें P1 माइनस P2 है, माइनस अगर इसको कर दें P2 माइनस P1 हो जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं माइनस यहाँ कर लें, तो माइनस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, माइनस कर लें, या फिर इसको माइनस अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लें, इसको प्लस तो है प्लस कर दें, 2A अपान 2AB हो जाएगा अपान R T1 हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ पे देखिए 2A अपान R T1 हो जाएगा, 2A अपान R T1 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P1, देखिए 2A अपान R T1 हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ से अगर हम कंसीडर करें, देखिए P1 माइनस P2 यहाँ है, ठीक है, P1 माइनस P2 यहाँ भी है, P1 माइनस P2 यहाँ है, यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लें, P1 माइनस P2 हो जाएगा, तो ये माइनस भी हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी P1 माइनस P2 अगर हम कॉमन कर लें तो वैल्यू हो जाएगी 2A अपान R T1 माइनस B इंटू हो जाएगा P1 माइनस P2 के, P1 माइनस P2 होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 प्लस हो जाएगा 2A अपान R T1 माइनस B, P2 माइनस P1 माइनस P2 को हम लिख सकते हैं DP लिख सकते हैं, या डेल P भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक में DP दिया है तो DP भी लिख सकते हैं आप, या डेल P भी कंसीडर इसको P1 माइनस P2 को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया डेल टी इजिकल टू T2 माइनस T1, डेल P इजिकल टू P1 माइनस P2, देन dW इजिकल टू हो जाएगा R dt प्लस 2A अपान R T1 माइनस B इंटू DP के। अब यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम माने तो हम लिख सकते हैं इफ़ CV इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम then due to change in temperature the change in internal energy of gas इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस हम निकालेंगे तो हम हो जाएगा CV इज इक्वल टू DU इंटू DT होता है, CV DT या DU जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी CV इज इक्वल टू हम जानते हैं DU अपान DT होता है, ठीक ना, या CV इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे ये हम जानते हैं CV इज इक्वल टू DU बाई DT होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं इम्प्लाइज दैट यहाँ दैट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा DU इज इक्वल टू हो जाएगा CV DT के, तो DT को हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, या DT लिख सकते हैं CV DT के हो जाएगा, DU इज इक्वल टू हो जाएगा CV DT के फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि वैल्यू होती है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के। डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू सिंस यहाँ हम जानते हैं सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक जूल थॉम्सन एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं, एडियाबैटिक है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 के, या इम्प्लाइज दैट डी यू की वैल्यू रखेंगे सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी आर डी टी, यहाँ है आर डी टी हो जाएगा प्लस 2a अपान आर टी वन माइनस बी इंटू डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो चेंज इन टेम्परेचर हमको निकालना है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ लिखें तो वैल्यू देखिए सी वी डी टी प्लस आर डी टी है, यहाँ वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी डी टी कॉमन हो जाएगा, जब डी टी कॉमन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी देखिए यहाँ से सी वी प्लस आर हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा प्लस 2a अपान आर टी वन माइनस बी डी पी इज इक्वल टू 0 के। 2a अपान आर टी वन माइनस बी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम वैल्यू अगर हम निकालें तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 2a अपान आर टी वन माइनस बी है, और डी टी की वैल्यू निकालें तो उस साइड ले जाएंगे, इम्प्लाइज दैट इधर से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक, यहाँ से देखिए सी वी डी यहाँ से डी टी कॉमन कर लेते हैं, सिंस यहाँ से देखिए हमको मिल जाता है डी डब्ल्यू इक्वल टू आर डी टी प्लस 2a अपान आर टी वन माइनस बी डी पी के। हमने मान लिया इफ सी वी इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने मान लिया कि सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंजिंग होगी तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी, तो हमने यहाँ लिखा देन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में हमने बताया कि जब हम किसी गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एक्सपांड करेंगे तो थ्रू ए पोरस प्लग तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि देन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज, तो गैस के इंटरनल एनर्जी में भी चेंजिंग होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू हो जाएगा सी वी डी टी के, हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं सी वी इक्वल टू होता है डी यू बाई डी टी के, तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा सी वी इंटू डी टी के, या फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू की वैल्यू यहाँ दी गई है, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ दैट इज हम सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, क्योंकि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन हम जानते हैं एडियाबैटिक कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन जनरली हम एडियाबैटिक कंडीशन में मानते हैं, एडियाबैटिक कंडीशन में हम जूल थॉम्सन एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं, इसलिए हियर द अमाउंट ऑफ हीट इज 0, डी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की हीट ना तो सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम के अंदर से बाहर आएगी, तो हीट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगी, हीट कांस्टेंट रहेगी, डी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, डी यू की वैल्यू हमको यहाँ से मिली सी वी डी टी हो गया प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू आर डी टी प्लस 2a अपान आर टी वन माइनस बी डी पी इज इक्वल टू 0 के, सी वी प्लस यहाँ से देखिए डी टी कॉमन कर लेंगे, सी वी प्लस आर हो जाएगा प्लस 2a अपान आर टी वन माइनस बी डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम यहाँ से इसको इसी साइड रखते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, या हम यहाँ जानते हैं सिंस फ्रॉम मेयर्स लॉ हम जानते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, सी पी इक्वल टू होगा सी वी प्लस आर के, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, फ्रॉम मेयर्स लॉ लेंगे तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसको सी पी प्लस आर को लिख सकते हैं सी पी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस आ जाएगा 2a अपान आर टी वन माइनस बी, यहाँ हो जाएगा डी पी के, ठीक है। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट डी टी इज इक्वल टू करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर हमको चाहिए, डी टी इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा -1 अपान सी पी, -1 अपान सी पी हो जाएगा, -1 अपान, और नीचे लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ से करेंगे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान सी पी, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a अपान आर टी वन माइनस बी डी पी के, यही हमको मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, यही हमको जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के दौरान हमको चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस गिव्स द, नीचे लिख सकते हैं दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर,
change in temperature of real gas undergoing adiabatic throttling through a porous plug are undergoing Joule Kelvin expansion। हम यहाँ कह सकते हैं this is the equation या this is the एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन टेम्परेचर इन जूल थॉम्सन एक्सपेंसन और जूल केल्विन एक्सपेंसन। यही जूल केल्विन एक्सपेंसन के दौरान जब हम किसी गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर एडियाबेटिक प्रोसेस में एक पोरस प्लग के माध्यम से गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग होती है, वैल्यू हमको dt की मिल जाएगी। dt इक्वल टू हो जाएगा -1/Cp 2a/RT1 - b इंटू dP के। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए dt की वैल्यू स्पेसिफिक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, ए पे डिपेंड नहीं करेगी, आर पे डिपेंड नहीं करेगी, बी पे नहीं करेगी, और T1 हमारा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक, T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, तो जो T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो dt इक्वल टू हमको -1/Cp, देखिए Cp कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2a b और r कांस्टेंट क्वांटिटी है, dp T1 हमारा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा है, तो टेम्परेचर जब हम किसी भी गैस को कंसीडर करेंगे तो हायर प्रेशर रीजन में जो गैस को लेंगे तो उसका टेम्परेचर हमको नोन होगा, टेम्परेचर हमको पता होगा, तभी ना हम उसको जब इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर की यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाएंगे थ्रू ए पोरस प्लग यानी एडियाबेटिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस के माध्यम से। पोरस प्लग से जब किसी गैस को गुजारेंगे हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में तो हमको टेम्परेचर पता चलेगा, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। तो जो यहाँ हायर प्रेशर रीजन में जो टेम्परेचर यहाँ गैस का होगा, जब गैस हमारी लोअर प्रेशर रीजन में जाएगी तो टेम्परेचर उसका क्या होता है, चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है यानी कहने का मतलब टेम्परेचर ऑलरेडी डिक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द गैसेस सो द कूलिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉम्सन एक्सपेंसन, यानी मैक्सिमम गैसेज ऐसी हैं जो कि जूल थॉम्सन एक्सपेंसन के दौरान पोरस प्लग के माध्यम से जब हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर गुजारी जाती हैं, अपने ऑर्डिनरी यानी सामान्य टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे उनको गुजारा जाता है, तो गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, एक्सेप्ट ओनली द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड या -240 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनको हम ले जाएंगे तो इनका ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से मैक्सिमम होता है, जिसके कारण ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। बट अदर गैसेज जो हैं हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के जो शेष गैसें हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो अदर गैसेज हैं उनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन उनके ऑर्डिनरी टेम्परेचर की अपेक्षा मैक्सिमम होता है। नहीं कहने का मतलब है कि कम, ऑर्डिनरी टेम्परेचर उनके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं मोस्ट ऑफ द गैसेस। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस किन बातों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस पहली चीज़ तो डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा, यानी कि हायर प्रेशर रीजन और लोअर प्रेशर रीजन जैसे P1 और P2 के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर में अंतर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, यानी टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या कह सकते हैं टेम्परेचर में उतना ज़्यादा परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है, माइनस क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगा, केवल हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी गैसों के का टेम्परेचर जूल थॉम्सन एक्सपेंसन के दौरान डिक्रीज करता है, गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। तो यहाँ से जो टेम्परेचर चेंज है यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो पहली बार डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर डिफरेंस पे, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, यानी डीपी पे डिफरेंस करेगा, यानी कि डिपेंड करेगा जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन के आधार पे यही हमारा है, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉम्सन एक्सपेंसन, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इक्वेशन एक्सपेंसन या जूल केल्विन एक्सपेंसन ऑफ ए गैस। ठीक है, इस प्रकार से हम टेम्परेचर चेंज को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम टेम्परेचर चेंज को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम टेम्परेचर चेंज को जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जूल थॉम्सन एक्सपेंसन के दौरान। ठीक, तो गैसें हमारी क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द जूल थॉम्सन एक्सपेंसन। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल सकता है। देखिए,
तो गैसें क्या हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन के दौरान ऑल द गैसेज अंडरगोज द चेंज इन टेम्परेचर, ये पहला प्रोसेस। फॉल इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ प्रेशर के, और फॉल इन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, ठीक ना। यानी कहने का मतलब जो गैस का टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा गैस का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा कम होगा, ठीक। अगर हम यहाँ से एक ऐसा भी होगा कि जब dt की वैल्यू क्या है, द चेंज इन टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर कंडीशन, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा dt की वैल्यू 0 होगी। द फॉल इन टेम्परेचर बिकम 0 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द चेंज इन टेम्परेचर या कह सकते हैं द फॉल्स इन टेम्परेचर इज 0 होगा। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे गैस को अगर हम हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी फॉल इन टेम्परेचर dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। उसी टेम्परेचर को यानी एट विच टेम्परेचर द गैस डज नॉट शो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करे ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करे, यानी द चेंज इन टेम्परेचर एट ए टेम्परेचर वेयर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज 0, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। उसी टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, यानी गैस के टेम्परेचर में जो चेंजिंग होगी वो 0 रहेगी। उसी टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा जिसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 आएगा गैस के लिए, वही टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाएगा, ठीक।